नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही, चीन अब डेप्सांग के मैदानों पर कर रहा है निर्माण। भारत ने जताई है कड़ी आपत्ति। जी हाँ, चीन एक बार फिर से दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच राजस्थान के सियासी संग्राम के बीच वसुंधरा ने तोड़ी है चुप्पी। जानेंगे कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या कुछ बड़े बयान दिए। इस बीच विकास दुबे और जय वाजपेयी के बीच एक साल में 6 खातों में लगभग करोड़ों रुपए की हुई लेन देन। जी हाँ, आईपीएल के सट्टे में भी लगाए गए थे 5 करोड़ रुपए। जानेंगे आखिर कितने करोड़ रुपए का हुआ है खुलासा, सब कुछ खबरें जानेंगे। इस बीच सीमा पर सड़क निर्माण में अब नेपाल डाल रहा अड़ंगा, बाढ़ का बहाना बनाकर कर रहा है विरोध। जानेंगे आखिर चीन के इशारे पे क्या क्या कुछ नेपाल कर रहा है। और इस बीच सचिन पायलट को मिला राजस्थान हरियाणा के गुर्जरों का समर्थन। गुरुग्राम में होगी महापंचायत। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे, सब कुछ खबरें जानेंगे, जहाँ पर एक एक करके आपको विस्तार से जानेंगे। 5 अगस्त से शुरू होने वाला है राम मंदिर निर्माण। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच सकते हैं अयोध्या, इसके बारे में आपको बताएंगे, सब कुछ खबरें जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कोरोना पूरी तरीके से भारत कोरोना से निपटेगा और पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश भी आगे बढ़ेगा और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा, तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख के आंकड़े पार कर गए। दरअसल 10,46,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। 10,46,630 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। तो मृतकों की संख्या 26,351 हो चुकी है, जबकि 6,56,000 के करीब लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 3,63,000 के करीब अभी भी एक्टिव केसेज हैं। हम चलते हैं, अगली खबर लेते हैं। इंडिया चाइना टेंशन के बीच चीन अब डेप्सांग के मैदानों पर कर रहा है निर्माण। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच कई बार कमांडर स्तर की बात हो चुकी है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच जारी असंतोष के बीच भारत ने डेप्सांग समतल क्षेत्र और दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में चीनी सेना द्वारा निर्माण गतिविधियों का मुद्दा उठाया। भारत कूटनीतिक और सैन्य अस्त्रों सहित चीन के साथ कई अस्त्रों पर बातचीत कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और उनके चीनी समकक्ष सहित दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों ने एलएसी पर सैन्य निर्माण के मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत की। सूत्रों ने एएनआई को बताया है कि हालिया वार्ता के दौरान भारत के पक्ष में चीन ने जो कहा है, सैन्य अभ्यास की आड़ में उन्होंने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर सैनिकों की बड़े पैमाने पर तैनाती के साथ भारी संख्या में युद्ध सामग्री तैयार किया था। लेकिन आपको बता दें कि चीन लगातार अब एक के बाद एक नए जगहों पर वो अपना नया अड्डा बना रहा है। यही कारण है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जाकर वहाँ पर चीन समेत पूरी दुनिया को बता दिया कि 1 इंच ज़मीन पर कब्जा करना बेहद विध्वंसक होगा। हम चलते हैं, अगली खबर। राजस्थान में संग्राम पर वसुंधरा ने पहली बार तोड़ी चुप्पी। कहा बीजेपी पर दोष मढ़ रही है कांग्रेस। राजस्थान में अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही गहलोत सरकार में डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट के बीच चले सियासी घमासान का कांग्रेस ने पायलट को बाहर का रास्ता दिखा दिया, एक तरफ से पटाक्षेप कर दिया। अब गहलोत सरकार को बचाने की कोशिश में जुटी कांग्रेस वायरल हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के कथित ऑडियो टेप को आधार बनाकर पूरे संकट के लिए विपक्षी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। कांग्रेस ने भाजपा पर गहलोत सरकार को अस्थिर करने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। अब भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने चुप्पी तोड़ने पर मोर्चा संभाला है। वसुंधरा राजे ने ट्वीट करके कहा था कि कांग्रेस भाजपा और भाजपा नेतृत्व पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रही। सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने तंज करते हुए कहा है कि मैं कभी तो जनता के बारे में सोची। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के अंतरिम कलह का नुकसान आज राजस्थान की जनता को उठाना पड़ रहा है। हम चलते हैं, अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, विकास दुबे और जय वाजपेयी के बीच एक साल में 6 बैंक खातों में 75 करोड़ रुपए की लेन देन हुई। आईपीएल के सट्टे में लगाए गए थे 5 करोड़ रुपए। दरअसल यूपी के कानपुर में एनकाउंटर में मारे गए दुर्दांत अपराधी विकास दुबे और उसकी करीबी जय वाजपेयी को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच में पता चला है कि विकास दुबे और जय वाजपेयी के बीच पिछले महज एक साल में 75 करोड़ रुपए की लेन देन हुई। ये लेन देन करीब 6 बैंक खातों में की गई है। यही नहीं, 5 करोड़ रुपए आईपीएल के सट्टे में भी लगाए जाने की बात सामने आई है। मामले में यूपी पुलिस ने सभी दस्तावेज ईडी को भेज दिए हैं।
पुलिस जांच में भी ये खुलासा हुआ है कि विकास और जय के बीच सिर्फ बैंक खातों से ही नहीं, कैश में भी करोड़ों की लेन देन हुई। ये भी पता चला है कि उन्होंने IPL के सट्टे में भी 5 करोड़ रुपए लगाए थे। पुलिस और STF की जांच में खुलासा हुआ है आरोपी जय वाजपेयी BC चलाता था, वहीं विकास काफ़ी रकम सट्टे में लगाता था। जय वाजपेयी ऑनलाइन सट्टा लगाते थे। इस सट्टे में विदेशी लोगों की संलिप्तता भी पाई गई है। तो ये सब कुछ अब इनकम टैक्स की रडार में है और SIT लगातार इसकी जांच कर रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। सीमा पर सड़क निर्माण में अब नेपाल डाल रहा है अड़ंगा, बाढ़ का बहाना बनाकर कर रहा है विरोध। एक तरफ लद्दाख में सीमा पर सड़कों के निर्माण से चीन बौखला गया, तो इन दिनों उनके इशारे पर नाच रहे नेपाल को भी बॉर्डर और भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर से दिक्कत होने लगी है, जबकि पूरी तरीके से असैन्य बाढ़ का बहाना बनाकर नेपाल ने भारतीय सड़कों और बांधों को लेकर आपत्ति जताई है। उनके बाकायदा राजनयिक पत्र भेजकर विरोध किया है। इसमें कहा गया है कि भारत ने नेपाल से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों और नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को रोकने के लिए बांधों, तटबंधों, सड़कों और अन्य संरचनाओं का निर्माण कर रहा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस, सचिन पायलट को मिला गुर्जरों का समर्थन, गुरुग्राम में होगी महापंचायत। दरअसल राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के समर्थन में 26 जुलाई को गुर्जर महापंचायत गुरुग्राम जिले के गांव रिठौर में आयोजित की जाएगी। इसमें हरियाणा, राजस्थान, UP के साथ ही अन्य राज्य के गुर्जर होंगे और वहां के मुख्य लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। महापंचायत में सभी मिलकर तय करेंगे कि मामले में क्या करना है। ये जानकारी किसान नेता व एक वरिष्ठ अधिवक्ता हेमराज खटाना ने दैनिक जागरण से बातचीत में दी है। उन्होंने बताया है कि कोरोना संकट में कहीं भी लोगों को एकत्रित नहीं होना चाहिए, लेकिन सचिन पायलट के साथ अन्याय हो रहा है, एक युवा के साथ अत्याचार हो रहा है। राजस्थान में कांग्रेस सचिन की बदौलत सत्ता में आई है, उनकी मेहनत को नकारा जा रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। इसे गुर्जर समाज बर्दाश्त नहीं करने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए न केवल राजस्थान में बल्कि हरियाणा, UP समेत कई उन इलाकों में, गुर्जर बाहुल्य इलाकों में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका भी आने वाले चुनाव में लग सकता है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। 5 अगस्त से शुरू हो सकता है राम मंदिर निर्माण। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक जारी। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अयोध्या में बैठक शुरू हो गई है। बैठक में मंदिर के शिलान्यास की तारीख का भी ऐलान हो गया। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि मंदिर का निर्माण 5 अगस्त से शुरू हो सकता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक अयोध्या के सर्किट हाउस में हुई। बैठक में अयोध्या सहित कई करोड़ों राम भक्तों की निगाहें टिकी। बैठक में राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र के साथ ट्रस्ट के 12 सदस्य मौजूद हैं, जबकि 3 सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हैं। राम जन्मभूमि सुरक्षा सलाहकार के शर्मा भी बैठक में मौजूद थे और जो फैसला निकला है उसमें माना जा रहा है कि फिलहाल 5 अगस्त को भूमि पूजन के मुहर लग सकती है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। 8 करोड़ की आबादी वाले ईरान के राष्ट्रपति बोले 2.5 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित, 3.5 करोड़ पर संक्रमण का है पूरा खतरा। कोरोना वायरस से दुनिया भर में कोहराम मचा हुआ। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि उनके देश में 2.5 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जबकि 3.5 करोड़ लोगों में कोरोना फैलने का खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि ईरान की जनसंख्या सिर्फ 8 करोड़ की है। रूहानी ने ये आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर दी, जबकि ईरान के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल वहां 270 से 440 लोग इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हैं। टीवी पर भाषण देते हुए रूहानी ने कहा है कि हमारा अनुमान है कि करीब 2.5 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ करीब 14,000 लोगों की मौत हो गई है। ऐसा अनुमान है कि 3 से 3.5 करोड़ लोग इस वायरस की चपेट में आ सकते हैं। तो ये हालात ईरान से निकल के आ रहा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि यूपी में मां बेटी आत्महत्या का केस मामला, जी हाँ, योगी सरकार के दफ्तर के सामने इसमें बड़ी साजिश की खुलासे हुए हैं। दरअसल आपराधिक साजिश में अमेठी का MIM नेता गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस नेता सहित 4 के खिलाफ FIR दर्ज की गई। दरअसल यूपी की राजधानी लखनऊ में लोक भवन के सामने अमेठी की मां बेटी द्वारा आत्मदाह किए जाने की घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ अमेठी में एसओ सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ पुलिस में मामले के पीछे की साजिश होने में बताया है और मामले में MIM के और कांग्रेस नेता सहित 4 के खिलाफ आपराधिक साजिश में FIR दर्ज की गई है। लखनऊ पुलिस के कमिश्नर सुजीत पांडे ने बताया है कि
शुक्रवार शाम लोक भवन के गेट 3 पर 2 महिलाओं ने खुद को आग लगाने की कोशिश की। दोनों मां बेटी को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत की चिंता से बाहर है। इस संबंध में 9 मई 2020 को अमेठी में 2 एफआईआर लिखी गई थी। अमेठी में गुड़िया ने अर्जुन और 3 अन्य के खिलाफ एफआईआर लिखाई थी। कल रात जो साक्ष्य मिले हैं उसमें षड्यंत्र का भी पता चला है और इसी की देखते हुए उन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का सरकार ने ऐलान किया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें, बसपा प्रमुख ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती ने राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला और कहा कि राज्यपाल कलराज मिश्र को राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी चाहिए। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा ने भी मायावती को बड़ी बातें कही। लेकिन इस बीच मायावती का कहना है कि राजस्थान बहुजन समाज पार्टी के साथ भी धोखा की और उन्होंने 10 विधायकों को ले लिया। ऐसे में ऐसी षड्यंत्रकारी सरकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, जिसके बाद कांग्रेस बौखलाई हुई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि शिवसेना की विंग युवा सेना ने सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के फैसले को चुनौती दी। जी हाँ, दरअसल यूजीसी की फैसले को इसलिए चुनौती दी क्योंकि जो गाइडलाइन जारी की गई सितंबर के अंत तक परीक्षा कराने की, उसको लेकर कई छात्रों में रोष भी है और इसी को देखते हुए शिवसेना की युवा विंग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के फैसले को चुनौती दी। युवा सेना ने विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा लेने का विरोध किया। युवा सेना ने कोरोना वायरस महामारी का हवाला देते हुए परीक्षाएं रद्द करने की भी मांग की है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। क्या 2024 तक दोगुनी हो जाएंगी किसानों की आय? सरकार कर रही हर संभव प्रयास। सरकार 2024 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हाल ही में कहा था कि 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि आधारभूत ढांचा कोष की स्थापना सहित हाल ही के कृषि सुधार इस दिशा में उठाए गए कदम हैं। कृषि मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकार के मुख्य कार्याधिकारी अशोक दलवाई ने कहा कि किसानों को बाधा मुक्त व्यापारिक मंच प्रदान करने के लिए अध्यादेश जारी हुआ। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही सुशांत सुसाइड केस में कंगना रनौत का बड़ा बयान। बोली, अगर हम आरोप साबित नहीं कर पाते हैं तो लौटा देंगे पद्मश्री। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर कंगना रनौत ने बॉलीवुड के कई बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म की वजह से सुशांत ने सुसाइड जैसा कदम उठाया। इन्हीं आरोपों को लेकर कंगना ने एक बार फिर से चर्चा में। दरअसल एक इंटरव्यू में कंगना रनौत ने अपनी बात पर अडिग होने की बात की। उन्होंने कहा कि मैं जो कह रही हूँ उस बात की अगर तफ्तीश की जाएगी, गहनता से जाँच की जाएगी तो ये पता चलेगा कि जिस तरीके से सुशांत सिंह ने आत्महत्या की, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश उस लॉबी की है जो नेपोटिज्म के लोग हैं। ऐसे में अगर ये सिद्ध नहीं होता है जांच में तो मैं अपनी अवार्ड को लौटा दूंगी। यानी स्पष्ट तरीके से उन्होंने ये बातें कही हैं, लेकिन इसको गहराई से जांच करने की भी बात कह रही हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। दरअसल राजस्थान फ़ोन टैपिंग पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस से पूछे हैं 6 सवाल। आपको बता दें कि संबित पात्रा ने हमला बोला है कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि आज कांग्रेस पार्टी सभी लोगों की राजस्थान में फ़ोन टैपिंग करवा रही, आखिर इसकी इजाज़त किसने दी है। इसके साथ ही उन्होंने 6 सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, क्या फ़ोन टैपिंग आधिकारिक तौर पर किया गया? आपने किस आधार पर ये ऑथेंटिक है? इसके साथ ही दूसरी उन्होंने सवाल पूछा कि क्या ये सेंसिटिव और लीगल इशू नहीं है? तीसरा, क्या फ़ोन टैपिंग को लेकर कानूनी तरीके अपनाए गए? चौथा, क्या राजस्थान की सरकार ने गैर संवैधानिक उपायों का इस्तेमाल किया है? क्या उन्होंने अपने आप को डूबता हुआ देखकर यह हथकंडा अपनाया है और इसके लिए उन्होंने कानून को ताक पर रखा है? पांचवा, उन्होंने पूछा कि क्या राजस्थान में कोई भी व्यक्ति जिसका राजनीतिक से सरोकार है और उसका फ़ोन टैप किया जा रहा है? छठा सवाल कि क्या राजस्थान में इमरजेंसी नहीं लग गई है? इस तरीके से कई सवाल संबित पात्रा ने उठाए हैं। फिलहाल दुनिया भर में आंकड़े जो निकल के आ रहे हैं, एक नज़र उस पर उड़ा लेते हैं। दरअसल 1,40,00,000 के आंकड़े पार कर गए। 1,40,60,000 कन्फर्म केसेस, तो 6 लाख के करीब लोग मृतकों की संख्या हो चुकी है। यूनाइटेड स्टेट में 36,77,000 कन्फर्म केसेस, तो 1,40,000 करीब लोगों की मौत हो गई। ब्राज़ील में 20,64,000 कन्फर्म केसेस, तो 77,800 के करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में 10,38,000 कन्फर्म केसेस, तो 26,000 करीब लोगों की मौत हो गई। तो रसिया में भी 7,60,000 के करीब लोगों की मौत, तो 12,000 ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर के दोस्तों ये आंकड़े हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।